हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इजी फाइनेंस एंड टेक क्लासेस। आज हम बात करेंगे ITR 1 के बारे में कि आप ऑनलाइन ITR 1 कैसे फाइल कर सकते हैं। ये हम बात करने जा रहे हैं असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, जो कि एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर होगा 1920। तो सबसे पहले हम जो इस साल का टैक्स स्लैब है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है तो उस केस में आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 से लेके 5 लाख तक के लिए 5% टैक्स है। 5 लाख से 10 लाख के लिए 20% टैक्स है और अबव 10 लाख के लिए 30% टैक्स है। इसी तरह अगर आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी में हैं लेकिन आपकी एज 60 से 80 ईयर्स के बीच में है तो उस केस में आपके लिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स है। 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स है और इसी तरह 10 लाख से अबव अगर है तो 30% टैक्स है। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं, मींस आपकी एज 80 ईयर से भी अबव है, तो उस केस में आप के लिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 5 लाख से 10 लाख तक आपको 20% टैक्स देना होगा और इसी तरह 10 लाख से अबव अगर है तो 30% टैक्स है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ ही आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के फॉर्म में 50,000 रुपीज़ तक की एडिशनल छूट है। इसके अलावा इन सारी टैक्स कैलकुलेशंस के ऊपर 4% का एडिशनल एजुकेशन चेस भी आपको देना पड़ेगा। और ये सारे टैक्स स्लैब्स मेन और वीमेंस दोनों के लिए सेम है। इसके अलावा अंडर सेक्शन 87A के अंडर अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम होगी तो आपको 12,500 रुपीज़ का एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है। अगर आपकी 5 लाख से अबव हो जाती है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। अगर आप किसी रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हैं तो आप HRA का बेनिफिट ले सकते हो, टैक्स में रिबेट ले सकते हो। उसके लिए जो कैलकुलेशन है उसमें बेसिकली इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले आपको जो भी सैलरी मिलती है उस सैलरी में जो बेसिक हेड है, सैलरी का जो बेसिक हेड है उसका 40% अमाउंट हो, या फिर एक्चुअल अमाउंट जो आपको कंपनी एज ए HRA दे रही है वो अमाउंट, और या फिर एक्चुअल जो रेंट आप पे कर रहे हो, ऑनर को दे रहे हो वो अमाउंट। तो इन तीनों वैल्यूज़ में से जो भी सबसे लेस वैल्यू होगी, छोटी वाली वैल्यू होगी, उसी को हमने HRA में कंसीडर कर सकते हैं। तो आपने इस वैल्यू को नोट डाउन करके रख लेना है। इसके अलावा अगर आपके पास सेविंग अकाउंट से या फिक्स डिपॉजिट से कुछ इंटरेस्ट है तो इन वैल्यूज़ को भी आपने सेपरेटली नोट डाउन करके रख लेना है। अगर आपने 80C में कुछ सेविंग्स कर रखी हैं जिसमें इंश्योरेंस पॉलिसीज आती हैं और भी कंपोनेंट्स आते हैं, तो इन सारी वैल्यूज़ को आपने कैलकुलेट करके रख लेना है, जो कि मैक्सिमम लिमिट अप टू 1.5 लाख रुपीज़ तक ही अलाउड है। इसके अलावा अगर आपने अंडर सेक्शन 80CCD 1B के अंडर भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर रखा है, जो कि पेंशन कंट्रीब्यूशन है, NPS के अंडर अगर आपने सेल्फ कंट्रीब्यूशन कर रखा है तो उस पर भी आप टैक्स रिबेट ले सकते हो। इसकी मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपीज़ तक होती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आप 80C में 1.5 लाख रुपीज़ तक की बेनिफिट लेते हो उसके अबव ये वैल्यू कंसिडर होती है 50,000 रुपीज़। इसके बाद अगर आपने कोई मेडिकल पॉलिसी ले रखी है, ये अंडर सेक्शन 80D आता है, तो उसमें भी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपकी एज 60 से कम है तो आपको 25,000 रुपीज़ तक टैक्स रिबेट अलाउड है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो, आपकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है, तो यही अमाउंट 30,000 हो जाती है। इसके बाद अगर आपके पास कुछ रेंटेड प्रॉपर्टी से कुछ इनकम आ रही है, वो रेंटेड प्रॉपर्टी कमर्शियल हो सकती है, रेजिडेंशियल हो सकती है, तो वो भी अमाउंट आपने कैलकुलेट करके रख लेना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने होम लोन ले रखा है और आप उस प्रॉपर्टी में खुद रह रहे हैं तो उस फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपीज़ तक का जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट आपने पे किया है उसके ऊपर भी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, आप ITR में या तो HRA का बेनिफिट ले सकते हैं या फिर आप होम लोन का बेनिफिट ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक ही चीज़ का आप बेनिफिट ले पाएंगे। और जब आप होम लोन की एंट्री को ITR में फिल कर रहे होंगे तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप 80C में शो कर सकते हैं और जो आपका इंटरेस्ट है उसको आप 24B सेक्शन के अंदर शो कर सकते हैं। वीडियो के अगले हिस्से में आप देखोगे कि हम ऑनलाइन ITR 1 को कैसे फिल करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। जो आपका पैन कार्ड नंबर है वही आपका यहाँ पे यूज़र ID होगा और आपको अपना पासवर्ड और कैप्चा डाल के इसको लॉगिन कर लेना है।
तो लॉगिन होने के बाद आप ये देखोगे कि डैशबोर्ड आपके सामने खुल गया है। आप अपने पिछले ITRs की भी डिटेल चेक कर सकते हो। बट अभी हम ITR फाइल करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए आप ई फाइल के अंदर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर ऑलरेडी प्री फिल्ड आ रहा है। इसके साथ ही आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। हम ये ITR भरने जा रहे हैं असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, जो कि फाइनेंशियल ईयर होगा 1920। तो हम असेसमेंट ईयर 2021 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ITR फॉर्म नंबर कौन सा है, हम ITR 1 भर रहे हैं। फाइलिंग टाइप क्या है, आप ओरिजिनल या रिवाइज रिटर्न भर रहे हो, हमारे केस में ओरिजिनल ही है। इसमें दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप इसी को सिलेक्ट करोगे। सबमिशन मोड जो होगा, हम ऑनलाइन ही इसको सबमिट करना चाहते हैं। इस केस में क्या होगा कि हमें अपने आधार कार्ड के OTP से इसको वेरीफाई करना होगा। अदरवाइज़ आप एक XML अपलोड करके उसके बाद से अपने ITR फॉर्म का प्रिंट आउट लेके उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बाय पोस्ट भी भेज सकते हो। बट हम ये ऑनलाइन वाली ऑप्शन ही पिक करेंगे, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। इसके बाद देखोगे कि आपके यहाँ पे जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनकी सारी लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। अगर आपका कोई रिफ़ंड बनता है तो आप इन्हीं बैंक्स में से किसी में भी इसको सिलेक्ट करके, आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर बैंक में ही आपका रिफ़ंड दे दिया जाए, तो आप उसको भी यहीं से मार्क कर सकते हो। इसके बाद हम इसको करेंगे कंटिन्यू। ये इस एग्रीमेंट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू। अब हमारे पास ITR फॉर्म पूरा खुल के आ गया है। यहाँ पे आप देखोगे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं कि आपको कभी भी बैक बटन के ब्राउज़र के बैक बटन को क्लिक नहीं करना है। डेट फॉर्मेट क्या होगा, ड्राफ्ट क्या होता है, और भी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। डेट फॉर्मेट्स क्या होती है, डिलीट रो करनी है तो कैसे करना है, सारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको कभी भी आराम से पढ़ सकते हैं। बट हम आगे चलते हैं। हम सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्री फिल्ड आएगी हमारे लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँगा मेरा आधार कार्ड, मेरा नेम, मेरा पैन कार्ड, मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस। इसके बाद जब आप यहाँ नीचे पहुँचोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है। मैं एक प्राइवेट जो कंपनी में काम करता हूँ, तो मेरे लिए ये ऑप्शन होगी अदरवाइज़ अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गया, या आप पेंशनर हैं, तो उस तरीके से आप ऑप्शन पिक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अदर्स सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एक और ऑप्शन होती है कि आप ये जो ITR फिल कर रहे हो वो अंडर सेक्शन 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट हम फिल कर रहे हैं, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप लेट हैं या रिवाइज्ड किसी पिछले साल का भर रहे हो तो वो ऑप्शन हम अकॉर्डिंगली पिक करते हैं। लेकिन मेरे केस में यही ऑप्शन आएगा, और किसी ऑप्शन को हमने फिल करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे फ़िलहाल सेव ड्राफ्ट कर लेंगे कि जो अभी तक हमने डिटेल फिल करी है वो सेव हो जाए, सेव्ड रहें। लेकिन अभी हम उसको सबमिट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टैब यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने सबसे पहले कॉलम में अपनी जो टोटल नेट सैलरी है पूरे फाइनेंशियल ईयर की, वो आपने यहाँ पे B1A में फिल करनी है, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). मैं अपनी टोटल सैलरी इस कॉलम में फिल कर रहा हूँ। इसके बाद ये अगले नेक्स्ट कॉलम्स आप एज सच ब्लैंक छोड़ सकते हो। और इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे आती है नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंस। अगर आपका कोई अलाउंस जो एग्जम्प्ट होना है वो आप यहाँ फिल करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे HRA की वैल्यू डालूंगा, क्योंकि हमें HRA में डिडक्शन अलाउड है, वो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे मैं HRA की वैल्यू फिल करूँगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे सेक्शन को सिलेक्ट करना होगा, जो कि है सेक्शन 10(13)A, अलाउंस ऑन मीट एग्जम्पशंस ऑन हाउस रेंट। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे चेक बॉक्स को टिक कर दूँगा। और यहाँ पे जो भी मेरा HRA की अमाउंट है, एलिजिबल अमाउंट है, वो मैं यहाँ पे फिल कर दूँगा। अब देखोगे जैसे जैसे मैं ये वैल्यूज़ फिल कर रहा हूँ, नीचे के सारे कॉलम्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे हैं। तो मुझे अगले किसी और कॉलम में कोई वैल्यू अभी फ़िलहाल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ये सेक्शन है जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी 50,000 रुपीज़ यहाँ पे मुझे अलाउड दिखा रहा है। तो मेरी ये टोटल अमाउंट से, टोटल सैलरी में से ऑटोमेटिकली ये भी अमाउंट डिडक्ट हो गया है, लेस हो गया है। हम आगे चलेंगे। मेरे केस में कोई हाउस प्रॉपर्टी की कोई एंट्री नहीं होनी है, तो मैं इसको एज सच ब्लैंक छोड़ दूँगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जैसे मैंने बताया था कि कोई और अदर इनकम है, लाइक आपके पास कोई FD से इनकम आई है, या आपके सेविंग अकाउंट में आपको कुछ इंटरेस्ट मिला है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उसकी भी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती है।
सो सबसे पहले ऑप्शन मैं दे रहा हूँ इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। यहाँ पे जो भी टोटल अमाउंट है मैं वो यहाँ फिल कर दूँगा। मुझे एक और कॉलम ऐड करना है, उसको भी इसी तरह से ऐड पे क्लिक करके। तो सेकंड ऑप्शन है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स। मुझे किसी एफडी से कुछ इंटरेस्ट मिला है, मैं वो भी वैल्यू यहाँ ऐड करता हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ पे अपनी सेविंग्स की डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले है 80C में अगर मेरी जितनी भी वैल्यू है मैंने उसको फिल कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इस कॉलम में उसकी एंट्री डालूँगा। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि मेरे केस में क्योंकि 80C में एक्चुअली हमें 1.5 लाख रुपए तक की छूट होती है, वहाँ तक हम टैक्स रिबेट ले सकते हैं। मेरे केस में वो थोड़ी सी अमाउंट 1.5 लाख से ऊपर चली गई है, 400 समथिंग अमाउंट ऊपर चली गई है। लेकिन इसके साथ एक और कॉलम भी है सिस्टम कैलकुलेटेड। इसमें वो क्योंकि हमें 1.5 लाख तक की वो लिमिट अलाउड है, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली 1.5 लाख रुपए ही कंसिडर करेगा, भले मेरी अमाउंट ज़्यादा है। लेकिन अगर ये अमाउंट कम होती तो जो भी वैल्यू छोटी होगी वो ऑब्वियसली उसी को ही कंसिडर करेगा, 1.5 लाख, और उससे अगर कोई भी वैल्यू कम होगी तो उसी को कंसिडर करेगा। इसके अलावा अगले कॉलम्स अगर देखें तो 80CCT 1B में मेरे को पेंशन NPS के अंडर मेरी कुछ कंट्रीब्यूशन है, तो मैं वो अमाउंट यहाँ डाल दूँगा। सो इसके बाद हम यहाँ नीचे देखेंगे टोटल डिडक्शंस की वैल्यू आ गई है, और उसके बाद मेरी टोटल जो ग्रॉस अमाउंट है वो आ गई है यहाँ पे। मुझे आगे किसी और कॉलम में कोई वैल्यू नहीं है भरनी। यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आपकी ये ग्रॉस अमाउंट जो अभी हमने देखी है, जो टोटल इनकम है C2 कॉलम में जो आई है, अगर ये 5 लाख से कम है, तो अगर आप यहाँ नीचे देखोगे D2 में रिबेट अंडर सेक्शन 27A, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपकी अमाउंट 5 लाख से कम है तो आपको लगभग 12,500 रुपये तक टैक्स में एडिशनल छूट है। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर चली जाती है तो वो छूट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो जब आप भर रहे हो अपना ITR तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो फिलहाल अभी मैं इतनी वैल्यू को सेव ड्राफ्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट टैब में चलेंगे, टैक्स डिटेल्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि मेरी कंपनी का नेम आ रहा है, और मेरी जो भी टैक्स की डिडक्शंस मेरी कंपनी ने करी हैं वो सारी अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हो, और उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। इसी तरह ये नीचे वाले सेक्शन में जब आप देखोगे, ये मेरे केस में ब्लैंक आ रहा है। जस्ट इन केस अगर आपके अदर सोर्स ऑफ इनकम पे अगर कोई टैक्स लगा है, वो होता है फॉर्म 16A, आपको वो इशू भी करते हैं, वहाँ से आप ये डिटेल ले सकते हो। जनरली ये FD हो सकता है, इस तरह के किसी और तरीके की सोर्सेज के ऊपर, इनकम के ऊपर जो डिडक्शन है वो होती हैं। तो अगर आपकी किसी FD के ऊपर कुछ टैक्स डिडक्शन हुआ है तो वो डिटेल आपकी यहाँ आ जाएगी, आप उसको भी वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा नीचे और कोई कॉलम ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम नेक्स्ट टैब में चलेंगे, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी टोटल टैक्स की कैलकुलेशन आ गई है। अगर मेरा अभी और कुछ टैक्स पेंडिंग है जो मुझे पे करना है, टैक्स की अमाउंट जो है वो भी पेंडिंग है और मुझे पे करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना होगा। जब आप वो पे कर दोगे उसके बाद आप वापस इसी फॉर्म पे जब आओगे तो आपको वो इस कॉलम में वो वैल्यू नज़र आएगी, और वो सारी टैक्स की डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर एडजस्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपका कोई रिफंडेबल अमाउंट है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफंड वाले कॉलम में अपीयर हो जाएगी। आप देख सकते हो नीचे ये सारे मेरे बैंक अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं, और इसमें हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा था कि मेरे पर्टिकुलर इस वाले बैंक अकाउंट में वो रिफ़ंड आए, अगर कोई भी अमाउंट रिफंडेबल है तो इसके बाद हम नीचे जाएंगे। यहाँ पे जस्ट वेरिफिकेशन है, मेरा नेम, मेरे फादर नेम, अब मेरा जो मैं ITR भर रहा हूँ वो सेल्फ है, मैं खुद से भर रहा हूँ, या कोई रिप्रेजेंटेटिव है। मेरे केस में सेल्फ है तो मैं सेल्फ सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली आज का आ जाएगी, और मेरा जो प्लेस है मैं वो यहाँ पे एंटर कर दूँगा। क्योंकि ई वेरिफिकेशन ही करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन की फर्दर ऑप्शन आती हैं, मैं आपको रफली बताता हूँ। ई वेरिफिकेशन में जनरली आपके पास आपका जो भी आधार कार्ड है उसके साथ जो भी मोबाइल नंबर अटैच होगा वहाँ पे आपका OTP आएगा, और उस OTP के थ्रू आप ई वेरिफिकेशन कर सकते हो। ई वेरिफिकेशन करने के बाद आपको कोई पेपर वर्क नहीं करना है, उसके बाद से आपको कुछ फर्दर प्रोसेस नहीं करना है। लेकिन अगर आप दूसरे फॉर्म में जाते हो तो आपको अपने इस ITR फॉर्म को सबमिट करने के बाद जो भी इसका प्रिंटेड फॉर्म होगा उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में बाय पोस्ट भेजना होगा, और वो विदिन 120 डेज़ के अंदर उनके पास पहुंचना चाहिए। तो मैं प्रेफर करूँगा ई वेरिफिकेशन सो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो ई वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
अगर आपने 80D के अंडर कोई मेडिकल पॉलिसी ले रखी है उसकी भी आप डिटेल यहाँ दे सकते हो। मेरे केस में फ़िलहाल वो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो मैं वो नहीं दूंगा, बट फिर भी आपको यहाँ पे अगर आपकी है डिटेल तो आप वो यहाँ पे आप उसको फिल कर सकते हो 80D वाले टैब में। इसी तरह 80G है, अगर आपने किसी को कुछ डोनेशन दी है किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी फर्म को, तो आप और वो आपको टैक्स रिबेट देते हैं, टैक्स में बेनिफिट्स देते हैं, तो आप उसको यहाँ उसकी डिटेल जो भी होगी यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। सो अभी फ़िलहाल हम वापस आएंगे इसी टैब में टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में। यहाँ से हम इसको सिंपली प्रीव्यू एंड सबमिट कर देते हैं। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन उस पार्ट में सिर्फ मुझे मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है वहाँ पे मुझे OTP आया और मैंने उसको फिल किया है, दैट्स ऑल। सो लास्ट में आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो डैशबोर्ड के अंदर आप देखोगे व्यू रिटर्न फॉर्म्स की ऑप्शन आती है, इसको क्लिक करने के बाद आपने ये सिलेक्ट करना है इनकम टैक्स रिटर्न्स और सबमिट। यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे सारे सालों की जो ITRs है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। और असेसमेंट ईयर 2021 के लिए जो ITR 1 हमने फाइल करी है, आज की डेट आ गई है, इसकी सारी डिटेलिंग आ गई है और यहाँ पे उसका स्टेटस आ गया है सक्सेसफुली E-वेरीफाइड। सो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।